दोस्तों डेट है आज की 12 जनवरी 2021। स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। उसके अंदर में हमने कोर्ट के बारे में पढ़ना है प्लस हमने ट्रिब्यूनल के बारे में स्टडी करना है। तो कोर्ट के अंदर में हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में सिंपल है, वैसे इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामाइन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। तो सेम काइंड के क्वेश्चन है दोनों हमारे, ठीक है। इसके अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ ये दोनों हमारे सेम काइंड के हैं और फिर से इनको रिपीट किया जा सकता है। तो क्या अप्रोच होगी इसके अंदर में, क्या करेंगे, बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जैसा मैंने बोला पॉलिटी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न लिखो, इकोनॉमी के अंदर में डाटा लिखो, ठीक है, और अदर एरियाज़ के अंदर में जहाँ पे डेफिनेशन हो वहाँ पे डेफिनेशन लिखो इंट्रोडक्शन के अंदर। तो फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से, फिर इवोल्यूशन बताएंगे इशू का। इवोल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर इवोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारे सेकंड क्वेश्चन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं इसके। मीन्स जो चीज़ें पूछी नहीं गई अगर आप उनको भी लिखते हो तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कटेंगे। मार्क्स आपके तब कटेंगे जब आप वो चीज़ें नहीं लिखोगे जो आपसे पूछी गई हैं, तो उसके साथ में आप इन चीज़ों को लिखा जा सकता है। इवोल्यूशन इसके अंदर में वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिखोगे इवोल्यूशन तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा आपका ये। फिर आया प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लिखेंगे। आर्टिकल 124 1 to 4 के अंदर प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, और वो कैसे करेगा, कंसल्ट करेगा सीजेआई और अदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जिनको वो नेसेसरी समझेगा। तो ये वाले प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। एक्चुअल में इनको फॉलो किया जाता है, तो आंसर होगा नहीं, इनको फॉलो नहीं किया जाता। हम कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लिखे हुए तो हमने इनको याद करना है। फिर आर्टिकल 217 या 217 के अंदर में हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। उसमें वो कंसल्ट करता है सीजेआई, गवर्नर और चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, उनको कंसल्ट करता है। अब ये सब चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ है कंसल्टिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब वो सीजीआई की रिकमेंडेशन के ऊपर बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, सीजीआई जिसको बोलेगा उसको बनाएंगे, या प्रेसिडेंट सिर्फ रिकमेंड मतलब कंसल्ट करेगा उससे, अगर उसने बोला तो ठीक बात है, अगर सीजीआई ने कुछ और बोला तो सीजीआई की बात को नकार दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा इसके अंदर में, क्या ये मैंडेटरी है, सीजीआई की बात माननी पड़ेगी, या मतलब एक तरीके का ऑप्शनल है आपके लिए। तो इसके लिए हमारे पास में फर्स्ट केस आता है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि सीजीआई का अप्रूवल मस्ट है, बिना सीजीआई के अप्रूवल के कुछ नहीं होने वाला। तो मैंडेटरी कंसल्टेशन है ये, ऐसे छोटे मोटे बच्चों वाली कंसल्टेशन नहीं है। फिर एसपी गुप्ता केस, जिसको फर्स्ट जज केस भी बोलते हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सीजीआई की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर में। कुछ केसेस के अंदर में उनको सीजीआई की जो रिकमेंडेशन है उनको दरकिनार किया जा सकता है, ऐसा बोला गया फर्स्ट जज केस के अंदर में। उसके बाद सेकंड जज केस आता है 1993 के अंदर में, बोला सीजीआई जब भी रिकमेंडेशन देगा हमारे प्रेसिडेंट को तो कंसल्ट करेगा सीनियर मोस्ट जजेस से, और रिकमेंडेशन जो होगी उसकी वो बाइंडिंग होगी। तो बेसिकली सीजीआई अकेला उसके अंदर में राय नहीं देगा, वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं कुछ, उनसे वो राय लेगा साथ में बैठ के। तो एक कोलिजियम का आप ओरिजिन देख सकते हो यहाँ से, और रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी। अब कोलिजियम एक्चुअल के अंदर में आता है हमारा थर्ड जज केस 1998 के अंदर में, जिसमें कोलिजियम सिस्टम बनता है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये बैठेंगे और ये हमारे पास में अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद में अब ये कोलिजियम सिस्टम बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा, उसको चेंज करने के लिए कि ये मतलब ओपेक है, आपने अपने आप बना ली ये रूल वगैरह। हम सरकार के द्वारा, जब न्यू गवर्नमेंट आती है मोदी गवर्नमेंट, उनके द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बनाया जाता है 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। पर्पस था उनका कि हमें जो कोलिजियम सिस्टम है उसको रिप्लेस करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर में आपके द्वारा ब्रीच किया जा रहा है। तो उसके लिए इनके द्वारा उसको स्टक डाउन कर दिया गया। उसके बाद में मेमोरेंडम भी दिया गया सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, उनके बीच में मतलब कोई एग्रीमेंट आए किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं बनी। तो ये हमारा बैकग्राउंड आता है इशू का। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोलिजियम का कोई मेंशन नहीं है फर्स्ट, तो कोलिजियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जब डिबेट्स हो रही थी उनके अंदर में डिस्कस किया गया सीजीआई के पास में कितनी पावर होनी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने बोला कंसल्टिंग ओके है, बट
सीजीआई के पास कोई वीटो पावर नहीं हो सकती कि किसी पर्सन को वो रोक सके इस जज अपॉइंट होने से। तो सीजीआई की पावर को जो हमने प्रेजेंट डे के अंदर कोलिजियम के अंदर इतनी सारी पावर दे के रखी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा भी इनकार किया गया था। तो मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा बोला गया। अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि कोलिजियम ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो किस जज को आप अपॉइंट करना चाहते हो और उसको रिकमेंड कर देते हो प्रेसिडेंट को। उसके अंदर में आप कोई क्राइटेरिया नहीं बताते क्यों किया जा रहा है, क्यों किसी को सेलेक्ट किया, किसी को सेलेक्ट नहीं किया, क्या मेरिट देखी, क्या क्राइटेरियाज हैं। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। फिर एक आता है अंकल जज सिंड्रोम। हमारी जुडिशरी के अंदर बोला जाता है लगभग 1000 के करीब में हमारे परिवार हैं जो कि डोमिनेट करते हैं कंप्लीट तरीके से जुडिशरी को। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब हमारी 2030 लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने बोला इस जुडिशरी के अंदर नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, पर्सनल पैट्रोनेज काम करती है, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट होनी होगी, उसके अंदर में प्रमोशन करनी है आपने उसके अंदर में। तो जुडिशरी इस तरीके से हमारी नेपोटिज्म करती है, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा मेरिट और सीनियरिटी, इन चीज़ों के अंदर में हमारा एक तो मेरिट आएगी, मेरिट के अंदर में कौन सबसे काबिल जज है, और सीनियरिटी एक के बाद आपकी हायरार्ची के अंदर में आपकी प्रमोशन होती रहती है। तो कई बार जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें ये देखने को मिलता है, इसमें अब ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि हमारे जो जजेस होंगे जो वेल क्वालिफाइड होंगे उनको कई बार सेलेक्ट नहीं किया जाता, बिकॉज उनका कोई ना कोई इशू होता है। जैसे मान लो कोलिजियम के अंदर में 5 जज हैं हमारे पास, CGI +4। अब इनके अंदर में मान लो किसी एक पर्टिकुलर जज जिनकी इलेक्शन करवाना है इन्होंने, जिनको रिकमेंड करना है, उनमें से किसी पर्टिकुलर जज को वो लाइक नहीं करता, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, फैमिली इशू या मतलब ऐसे ईगो इशू भी होता है। तो अगर वैसा इशू है तो ऑब्वियस ही बात है वो उसको सेलेक्ट नहीं होने देगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, इससे हमारी मेरिट कंप्रोमाइज़ होती है। अब वे आउट में क्या कर सकते हैं, हमें शिफ्ट होना चाहिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ, जैसे NJAC था उस टाइप का इंस्टीट्यूशन। लेकिन CGI को प्राइमेसी मिलनी चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसा नहीं एग्जीक्यूटिव। जैसे NJAC जो था उसमें सरकार भी थी, गवर्नमेंट भी थी और जुडिशरी भी थी। तो इस केस के अंदर में गवर्नमेंट के हमारे इक्वल नुमाइंदे, हमारी जुडिशरी के इक्वल नुमाइंदे। तो इसमें होना ये चाहिए कि इक्वल वगैरह ना हो के अनइक्वल हो सकते हैं, या CGI को हम कुछ स्पेशल पावर दे सकते हैं। ये वाली जो रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन के द्वारा भी बोला गया है कि CGI को ज़्यादा प्राइमेसी दो, कोई विटो पावर टाइप दे दो, प्लस स्ट्रिक्ट और क्लियर क्राइटेरिया बनाओ जजेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ताकि उनको आगे आप प्रमोट कर सको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा एक पीरियोडिक रिव्यू किया जाए कंप्लीट तरीके से, जिसमें पोटेंशियल कैंडिडेट के नाम आप पहले से डाल के रखो, उसके अंदर में कोलिजियम को सिलेक्ट करने ना पड़े। तो जो अच्छे अच्छे जजेस हैं उनके नाम पहले से उसके अंदर में दर्ज हों, और उसके बाद वहाँ से जो कोलिजियम है वो सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास में थे, या कोलिजियम को रिप्लेस करके कोई पर्टिकुलर बॉडी हमारे द्वारा क्रिएट कर दी जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा की जा सकती हैं इस केस के अंदर में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।